अब विस्तार से खबरें। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। बता दें 22 दिसंबर तक चलेगी संसद की कार्यवाही और शीतकालीन सत्र के दौरान होगी कुछ 15 बैठकें। महुआ मोइत्रा पर आज पेश होगी रिपोर्ट। 7 नए 11 पेंडिंग बिलों को ला सकती है सरकार। तो आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, 22 दिसंबर तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। इसी के साथ आपको बता दें कि तकरीबन ये कहा जा रहा है 15 दिनों तक ये कार्यवाही चलने वाली है। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, 22 दिसंबर तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र। और इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। इसी के साथ महुआ मोइत्रा पे भी आज रिपोर्ट आनी है। तो शीतकालीन सत्र के दौरान होगी कुछ 15 बैठकें और 22 तारीख तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। महुआ मोइत्रा पर भी आज पेश होनी है रिपोर्ट। 7 नए 11 पेंडिंग बिलों को सरकार ला सकती है सत्र के दौरान। तो 22 दिसंबर तक चलने वाला है शीतकालीन सत्र। बता दें कि तकरीबन 15 बैठकें होंगी। इस दौरान महुआ मोइत्रा पे भी रिपोर्ट आज पेश की जा सकती है। तो कई ऐसे पेंडिंग बिल है जिसको सरकार लेके आ सकती है। 7 नए बिल भी आ सकते हैं। इस दौरान गंभीर चर्चा हो सकती है और इस दौरान आपको बता दें कि हंगामे के भी आसार जताए जा सकते हैं। शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, 22 दिसंबर तक कार्यवाही चलने जा रही है और 15 ऐसे बैठकें हैं जो कि होगी। इसी के साथ महुआ मोइत्रा की भी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। अजय, 11 बजे से ये शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे कौन कौन से बिल है जो सदन के पटल पे रखे जाने हैं और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए शीतकालीन का पहला दिन है और सत्र चालू है। 11 बजे इसकी बैठक की जाएगी। लगातार कहीं विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर इस समय सदन में पहुंचेगी, क्योंकि कल जिस तरह से 5 का जो चुनाव थे जिसमें 3 में बीजेपी ने बढ़त की है, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई है और जो केंद्र सरकार जो बिल लाएगी वो 19 ऐसे बिल हैं जो इस बार उनको पास करने हैं, जिसमें 3 बिल ऐसे हैं जो वो जरूरी हो गए हैं। क्योंकि ऐसे कई लगातार विपक्ष पहले भी आवाज उठाता रहा है कि कोई भी बिल पास नहीं किया, कोई जनता के हित में नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने विरोध किया और जनता के लिए काम किया है और जनता ने जिस तरह बीजेपी को मैदान में उतर को बहुमत दी है, तो कहीं न कहीं सरकार भी इस मुद्दों को लेकर जरूर रखी। जनता के हित के जो भी बिल होंगे वो इस बार पारित किए जाएंगे ताकि उनके भविष्य, उनके कामकाज के लिए आगे के लिए काम आ सके। लेकिन विपक्ष लगातार इसमें कहीं ना कहीं अड़चन आता रहेगा, क्योंकि जब भी शीतकालीन चलता है या कोई भी सत्र चलता है तो हंगामे की भेंट सदन चल जाता है। लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ जो विपक्ष और पक्ष दोनों है लगातार बिल्कुल बैठे कि क्या बिल पास किया जाए। हो सकता है कि आज 3 बिल पास भी किया जा सकते हैं इसमें, क्योंकि मुद्दे कई हैं। क्योंकि अगर पहले ही दिन पास किए जा सकते हैं तो हो सकता है 22 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा तो सारे बिल भी पास किए जा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये बताइए महुआ मोइत्रा पे आज रिपोर्ट आनी है, कब तक वो रिपोर्ट आएगी और इससे जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण जानकारी आप दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए महुआ मोइत्रा पर जिस तरह से केस लगाया तो सदन की रद्द की जाएगी, उसकी भी मांग उठाई जा रही है और ये रिपोर्ट भेजी गई। जल्द से इनकी रिपोर्ट है वो सामने आए ताकि इनका जो मुद्दा है जो सामने है, जो कई ऐसी समस्या सामने आती थी, इनको पहले भी इनको निष्पक्ष कर दिया गया था सदन से, लेकिन आज फिर वही मुद्दा 2024 का जो एजेंडा बनाया था एयरलाइंस इंडिया, तो उसके माध्यम सभी को एकत्र करने फिर कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी 5 साल चुनाव था तो उसमें तो सभी बिखरते नजर आए थे, लेकिन आज एक बार फिर 11 बजे से पहले हो सकता है सदन से पहले कोई धरना प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि कई ऐसे दल है, टीएमसी भी इसको लेकर के जोर शोर में है, क्योंकि टीएमसी के कई नेता यहाँ दिल्ली पहुंचे हुए हैं और हो सकता है कि विजय चौक पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है आज। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जन्मभूमि के पक्षकारों के सकते हैं कमिश्नर, एसआई सर्वे की मांग। तो जन्मभूमि के पक्षकार कमिश्नर एसआई सर्वे की मांग कर सकते हैं। 16 नवंबर को हाई कोर्ट ने सभी को मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। मथुरा के सेशन कोर्ट में दाखिल 18 वादों की फाइल हाईकोर्ट के पास है। 18 मामलों पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो मथुरा के सेशन कोर्ट में दाखिल 18 वादों की फाइल हाईकोर्ट के पास है और इस 18 वादों की सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट करने जा रहा है। हाईकोर्ट से पक्षकार कर सकते हैं मांग
और 16 नवंबर को हाईकोर्ट ने सभी को मौजूद रहने के दिए थे निर्देश। तो हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। मोहम्मद फारूक मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, ये सुनवाई कब होने जा रही है, क्या जानकारी? जी स्वीटी, आपको बताते हैं कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का मामला है और इस पर जो है हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। 16 नवंबर को इसमें सभी पक्षकारों को रहने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देशित किया था, क्योंकि 18 मुकदमे जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट मथुरा में चल रहे थे, उन सभी को हाई कोर्ट ने अपने ट्रांसफर कर लिया था और हाई कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रहा है। जो पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के, उनका कहना है कि अगर ये सुनवाई जो है लगातार होगी तो इसमें सबसे पहले ASI सर्वे की मांग उन्होंने रखी है और इसमें जो है कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग करी है। उनका कहना है कि जो ईदगाह है उसमें ASI का सर्वे कराया जाए, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे हुआ है, इसी तरीके से ASI की सर्वे की उन्होंने मांग कर रहे हैं लगातार। ये सुनवाई आज हाई कोर्ट में हो रही है और इसमें पक्षकार और जो वादीगण हैं उनको सबको बुलाया गया है। पक्ष और विपक्ष के दोनों लोगों को इसमें बुलाया गया है। हाई कोर्ट ने इस पर जो है 16 नवंबर को ही आदेश कर दिया था कि दोनों पक्ष के लोग इसमें जो है यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मांग है कि ASI सर्वे की मांग है और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की इसमें मांग की गई है। जी स्वीटी, तो ये बताइए कि 18 वादों ने ये याचिका दायर की है, 18 ऐसे मामले हैं जिस पे याचिका दायर की गई है, कौन कौन से ऐसे वो मामले हैं? जी स्वीटी, इसमें जो है 18 पक्षकार हैं, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष मुक्ति न्यास और हिंदूवादी संगठन, तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्होंने जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में मुकदमे दायर किए थे कि 13.37 एकड़ जो भूमि है जन्मभूमि और ईदगाह की, कुल मिलाकर वो सभी जो है मुक्त की जाए और जिस तरीके से ज्ञानवापी में जो है ASI सर्वे किया जा रहा है, इसी तरीके से ASI सर्वे कराकर उसमें जो है जो विक्षेप है, मतलब जो श्री कृष्ण के विग्रह हैं, वो भी उनका कहना है कि ये श्री कृष्ण के विग्रह जो है यहाँ पर इसमें ईदगाह में पाई जा सकती हैं, इसलिए जो है कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ASI सर्वे से इसकी खुदाई करा के जो है ज्ञानवापी की तर्ज पे जो है इसका सर्वे कराया जाए। इसी तरीके से जो है मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 7 रूल 11 पे पहले बहस होनी चाहिए और मथुरा का ये कोर्ट का मामला है तो मथुरा कोर्ट में ही इसकी पहले सुनवाई होना चाहिए। उसके बाद मथुरा कोर्ट अगर जो निर्णय देती है वो निर्णय जो है फिर उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाना चाहिए। जी सुशी, तो जिला कोर्ट में और निचली अदालत में सुनवाई क्यों नहीं हुई, सीधा ये मामला हाई कोर्ट तक क्यों पहुंच गया फारूक, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, हिंदूवादी संगठन के लोगों ने और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष मुक्ति न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ये मांग की थी और महेंद्र प्रताप सिंह ने ये मांग की थी कि हाई कोर्ट में जाके उन्होंने एक रिट दायर करी थी। उनका कहना था कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला चलेगा तो लंबा खिंचेगा, हाई कोर्ट में चलेगा तो जल्दी इस पर सुनवाई होगी जो है, क्योंकि ये मामला जो है लंबा नहीं चलने देना चाहते हैं। उनका कहना है कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो और 13.37 एकड़ जो भूमि है उस पर जो है जल्दी जो है मामले की सुनवाई होकर उसका निपटारा हो। जी मुस्लिम पक्ष का इस सब पे क्या कुछ कहना है, कोई बयान निकल के सामने आया है? जी, मुस्लिम पक्ष के जो है ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी हैं तनवीर अहमद एडवोकेट, उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले 7 रूल 11 पे इस पर बहस होनी चाहिए जो है, और उसमें जो है एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली हुई है कि हाई कोर्ट में ये मुकदमे भी ना चल के न्याय क्षेत्र मथुरा है तो इसलिए मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही पहले मुकदमे चलने चाहिए, उसके बाद जो है हाई कोर्ट जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर जो फैसला हो जाता है उसके बाद में जो है हाई कोर्ट जो है अपने इस मुकदमों को जाना चाहिए। जी ठीक है फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई है, जिसके बाद अशोक गहलोत का बयान सामने आए हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान में हर राज्य में होती है और मॉनिटरिंग वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले। क्या मानते हैं ऐसे नतीजे? परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए, इसलिए जब 3 राज्यों में से परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा उसमें अभी तो आज तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिए, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करेंगे क्या कारण रहे। ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहां भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरे तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंटी इनकम थी तो नो ऑप्शन, इस तरह हालात बन गए थे। इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। भाई मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में थी ना, एमपी में थी ना छत्तीसगढ़ में थी, चुनाव भी हमारे हैं। सर मेरा एक सर अब अपना रोल क्या देखते हैं? अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो जनसेवक हूँ। मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेश वाले की सेवा करूँ। सर मेरा एक सवाल है, चाहे भले मैं उसमें कोई पद में रहूं या नहीं रहूं, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूंगा। आप लोगों के बीच में रहूंगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश वासियों के बीच में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। सर ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया अलायंस की तमाम कवायद चल रही थी, उसके लिए भी एक झटका मानते हैं? देखिए, इन बातों में फर्क तो पड़ता ही है, पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी। सबने, हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर आगे जो वादे करें उनके आधार पर और कानून कैसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी, नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने। हम उसको देखेंगे क्या कर रहे होंगे, आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं में कहना चाहूंगा, चुनाव में हार जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं। उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी। हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी, सर जो इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से, जो लोग हत्या रहे हैं। उल्टा हो गया, जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करने वाली भाषा थी। बार बार कर्नल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए, हमें उसकी आलोचना करते, वो उनकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बेरुचि होती। होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण हुआ है, लगता है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की एक तरफा जीत थी, मध्य प्रदेश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ में, ये माहौल था आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले। और राजस्थान के अंदर शानदार माहौल था। कल रात तक उम्मीद थी सरकार हमारी बनेगी, तब भी मैंने कहा परसों नहीं बनेगी तो हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे मैंडेट।
और बीजेपी की प्रचंड जीत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। बीजेपी की जीत पर पार्टी के बड़े चेहरों ने बधाई दी है, देखिए। प्रदेश के चुनाव की गंभीरता को समझें आप। भाजपा 18 साल के सरकार के बावजूद मध्य प्रदेश में 2/3 से अधिक बहुमत जीत रही है। राजस्थान में सिर्फ ये रिवाज नहीं पलट रहा है, निर्णायक जीत हो रही, बड़ी जीत। कांग्रेस पार्टी 60-65 पर निपट गई। छत्तीसगढ़ में तो आप लोगों ने कभी मानते ही नहीं था। मैं तो वहां काम करता हूं, पहले प्रभारी रहा हूं। वहां के लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं, और जिस तरह राज भूपेश बघेल ने किया था तो हार नहीं था। तो ये समझिए कि अब देश इस तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर विश्वास, विकास और मोदी जी के साथ चलना है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं, राजस्थान के मन में मोदी हैं, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी हैं, ये स्पष्ट हो गया है। पूरे देश के मन में मोदी हैं, यह भी स्पष्ट हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मातृशक्ति के, महिलाओं के सम्मान के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र रक्षा के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को विकास और देश की समृद्धि के लिए वोट मिले हैं, और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, इसके लिए वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र कल्याण के लिए वोट मिले हैं, और ये विश्वास जो जनता ने दिया है, जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।